नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संकट मोचन आईएएस में। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने भूगोल का एक सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हम लोगों ने महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जो है भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यदि भारत की बात करते हैं, भारत का जो नाम है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत का केवल दो ही नाम है, पहला है इंडिया, दूसरा है भारत। और हालांकि भारत को जो है हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बू द्वीप आदि के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम भारत के अवस्थिति की बात करते हैं तो भारत जो है हमारा कल की वीडियो हम लोगों ने देखा था कि भारत जो हमारे दक्षिण एशिया में स्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। और इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में, तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर यदि हम देखते हैं भारत जो है हमारा, यह भारतीय उपमहाद्वीप का भी हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक प्लेट है जिसके अंतर्गत अन्य भारत के अलावा और भी देश आते हैं। तो भारत के अलावा कौन कौन सा देश आता है? सबसे पहले आता है मालदीव, फिर आता है श्रीलंका, फिर आता है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल 7 देश आते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के अंतर्गत तो आता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा अफगानिस्तान नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और अगर यदि भारत की आकृति की बात की जाए, भारत का आकृति देखने में जो चतुष्फल की है, ऐसे ऐसे अगर यदि हम मिलाते हैं सारे कोना को, तो भारत जो है एक चतुष्फल की आकृति प्रदर्शित करता है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत की जो आकृति है वह चतुष्फल की है। और अगर यदि हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की, भारत का जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ है, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है चीन के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। हालांकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का जो वर्तमान में जो जनसंख्या है वह 142.86 करोड़ है। और वर्तमान में जो है भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में पहले पायदान पर पहुँच चुका है। और अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। मुख्य भूमि के अंतर्गत दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं लिया जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मुख्य भूमि के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं लिया जाता है और लक्षद्वीप को भी नहीं लिया जाता है। तो मुख्य भूमि का यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला दिया जाए तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इसके अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच जो है कुल 30 डिग्री का अंतर है। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री पर जो है 4 मिनट का फर्क आता है। तो यहाँ पर जो है कुल 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर मतलब कि 120 मिनट बोलने का मतलब है 2 घंटा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच जो है कुल 2 घंटा का अंतर है। और यदि हम भारत के पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करते हैं, भारत का जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। और यदि भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करते हैं, भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। तो आइए हम अब भारत के उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करते हैं। यदि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है केप केमोरी, जो कि हमारे तमिलनाडु में स्थित है। यही यदि संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, संपूर्ण भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लिया जाएगा। यदि संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो यह इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और यदि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वह इंदिरा कॉल है, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु है, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और यदि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यह गुहार माथा, जो कि हमारे गुजरात में आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी चर्चा कर लिया। हम देखते हैं भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हमारे भारत में जो है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य आते हैं। तो कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख, फिर आता है जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पर छोटा सा आता है चंडीगढ़, फिर यहाँ पर आता है दिल्ली, यहाँ पर आता है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पर आता है पुदुचेरी। और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप अवस्थित है, जिसकी राजधानी काबा रहती है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, फिर पुदुचेरी, फिर अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो है इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
और अगर हम बात करते हैं इसके जनसंख्या, इसके क्षेत्रफल की, तो भारत का जो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह जम्मू कश्मीर है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है हमारा लक्षद्वीप। और अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी के अंतर्गत जो है कुल 4 जिला आता है। पुदुचेरी के अंदर कुल कितना जिला आता है? 4 जिला। सबसे पहले आता है यमन, फिर आता है पुदुचेरी, फिर आता है कराईकल, फिर आता है माहे। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, और हमारे पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर फैला हुआ है। तो यनम की यदि हम बात करते हैं तो यनम जो हमारा आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी और कराईकल इसका जो दो जिला है वो तमिलनाडु में स्थित है, और केरल में जो एक राज्य स्थित है इसका वो माहे है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो तीन जिला है वह पूर्वी तट पर, और एक जिला जो है पश्चिमी तट पर अवस्थित है, और यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में? यनम जो है आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, फिर पुदुचेरी और कराईकल जो है वो हमारा तमिलनाडु में है, और एक है जिला इसका केरल में जो कि माहे है। माहे जो है वह केरल में स्थित है। और अब हम बात करते हैं भारत के कर्क रेखा और इसके मानक समय रेखा की। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, और ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यह जो रेड वाला जो लाइन देख रहे हैं यह है कर्क रेखा, ये जैसे करके जो जा रहा है यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? पश्चिम से पूर्व हम लोग क्रम देखते हैं, यह क्रम ध्यान में रखना है दोस्तों, यह भूलना नहीं है। मैप देखेंगे याद रहेगा। सबसे पहले आता है गुजरात, इसके बाद आता है राजस्थान ये थोड़ा सा गुजरता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? पश्चिम से जो पूर्व जो इसका क्रम है, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। और कर्क रेखा जो है सबसे कम जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। और हम बात करते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा की, जिससे हम अपने भारत का समय निर्धारण करते हैं। तो मानक समय रेखा जो है हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और उत्तर से दक्षिण जो इसका क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना से होकर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय रेखा नहीं गुजरता है, बल्कि ये केवल आंध्र प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो एक बार फिर देख लें तो उत्तर से दक्षिण का क्रम, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार से हम देखते हैं थोड़ा सा राज्यों के बारे में। तो भारत का जो राज्य है राजस्थान, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा, वो यहाँ पर स्थित है। और इसी प्रकार यदि देखा जाए क्रम में, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। और यदि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का, उसके बाद आता है सिक्किम का, फिर आता है त्रिपुरा का। और एक जो भारत का जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? यह कुल 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये बनाता है। तो उत्तर प्रदेश किस किस राज्य के साथ अपना सीमा बनाता है, तो यह देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ ये थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर हरियाणा के साथ, फिर यहाँ पर राजस्थान के साथ, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड, और यहाँ पर बिहार। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कुल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है एक दिल्ली है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश जो है दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। और एक यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है नेपाल के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है सोनभद्र, यहाँ पर आता है सोनभद्र, जो कि कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र जो है 4 राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य के साथ? यह बनाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में एक बात बताना भूल गए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों होकर गुजरती है। और अगर यदि बात करते हैं कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को किस राज्य में काटता है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटता है। और हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो है कुल 8 राज्य आता है। कौन कौन सा राज्य आता है? तो इसमें आता है सिक्किम आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 राज्य तो आता है, लेकिन अगर 7 सिस्टर की बात कर दिया जाए तो 7 सिस्टर के अंतर्गत जो है ये सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर के अंतर्गत केवल आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कैसे करके इसको याद रखेंगे दोस्तों? तो बीच में जो है असम है, बीच में असम है, इसके ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद याद रखेंगे नागमणि, नागालैंड और मणिपुर। नागमणि, नाग से नागालैंड और मणि से होता है मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर आता है मिजोरम,
फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मेघालय। और ये मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के जस्ट उत्तर में स्थित है। मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। मणिपुर जो है कर्क रेखा से जस्ट उत्तर में अवस्थित है। अपने भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा है, ये टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। और अगर यदि भारत के समुद्री सीमा की बात की जाए, इस तरह से भारत जो तटीय रेखा भी बनाता है, तो अगर यदि भारत के तटीय रेखा की और समुद्री सीमा की बात की जाए तो भारत का जो कुल समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। और अगर यदि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला दिया जाए तो कुल समुद्री सीमा जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाने के बाद 7516 किलोमीटर हो जाता है। और अगर यदि कुल स्थलीय सीमा और कुल जलीय सीमा अगर इस दोनों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल स्थलीय सीमा और जलीय सीमा जो है वो 22,716 किलोमीटर हो जाता है। तो अब हम लोग जो है भारत के तटीय राज्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर भारत के कितने राज्य हैं जो हमारे समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। यदि भारत के तटीय राज्यों की बात करें जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं तो कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। 9 राज्यों में जो है पूर्वी तट पर जो है कुल 4 राज्य भारत के साथ समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। और पश्चिमी तट पर कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो पूर्वी तट पर कौन कौन सा राज्य जो भारत के समुद्र के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश और फिर आता है तमिलनाडु। अगर यदि पूर्वी तट की बात की जाए, पूर्वी तट पर जो सबसे लंबा जो तटरेखा है वो किसका है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो वो आंध्र प्रदेश की है। और यदि हम बात करते हैं पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य है? सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है केरल, और यहाँ पे बीच में आता है एक छोटा सा गोवा आता है। तो पश्चिमी तट पर कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और पूर्वी तट पर कौन कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है? सबसे पहले आता है ऊपर में पश्चिम बंगाल, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु। तो कुल 9 राज्य जो है भारत के समुद्री सीमा बनाती हैं। और अगर यदि ये तटीय लंबाई की बात की जाए, आखिर किस राज्य का सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई है? तो अगर यदि राज्य के हिसाब से बोला जाए तो किस राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो वह गुजरात का होगा। और अगर यदि ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसका है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का होगा। यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो अगर यहाँ पर यदि राज्य मेंशन नहीं किया जाए, सिर्फ पूछ दिया जाए भारत का सबसे लंबा तटरेखा किसका है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। और यही यदि क्वेश्चन में यह भी दे दिया जाए कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो राज्य यदि पूछ दिया जाए तो यह गुजरात होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये राज्य के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि क्वेश्चन में राज्य भी पूछ दिया जाए तो राज्य के अनुसार जो है वह गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो सबसे छोटा जो तटरेखा है वह गोवा का है। और अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के कुल 5 राज्य जो हैं वो भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित बोलने का मतलब होता है कि भारत के कुल 5 राज्य जो हैं ऐसे हैं जो ना तो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री किसी के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। तो पहला राज्य यहाँ पर आता है हरियाणा, फिर आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड और फिर आता है तेलंगाना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों जो है भारत का एक सामान्य परिचय और भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और इसके स्थलीय सीमा, जलीय सीमा के बारे में चर्चा किया है। और आगे की वीडियो में जो है हम लोग भारत के पड़ोसी देशों और इसके किसके साथ कितना सीमा बनाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।